बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सज्जाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले आजकल आपको पता है कि कनाडा ने अपने इमिग्रेशन रूल्स थोड़े चेंज किए हैं, कुछ चीज़ों में उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो उस हवाले से ना काफ़ी सारे लोग हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो जो है ना वो मैं इस पर बना दूँ। एक तो ऑलरेडी कनाडा का एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है जो कि विजिट वीज़ा के हवाले से है, तो उसमें उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड की हैं, तो उस पर मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कनाडा, वो कहते हैं कि जी हमने विद फैमिली जो है ना वो अपने मूव होना है, विद फैमिली हमने मूव होना है कनाडा। तो उसके लिए आसान तरीन तरीका कौन सा है कि जिससे हम कनाडा जाएं और कनाडा में परमानेंट लिविंग हमारी बन सके। तो उसके लिए 2-3 प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं, जैसे एक्सप्रेस एंट्री है, फेडरल स्किल प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें उनके प्रोविंस के प्रोग्राम्स भी हैं। अब उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो अभी मैं ऑफिस में, मुझे एक मेरे दोस्त हैं रिजवान साहब जो स्पेशली सिर्फ कनाडा के हवाले से ही डील करते हैं, तो उनके साथ मैं थोड़ी सी गपशप लगा रहा था। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि यार बेहतर है कि आप हमें थोड़ा सा बाकी लोगों को भी गाइड कर दें। तो उसमें रिजवान भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि जो इसमें पीआर के हवाले से सबसे आसान और मुनासिब तरीका कौन सा है? देखें, जैसे आपने जिक्र किया कि फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी, फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी इज़ अ अम्ब्रेला, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी वो उसकी सब ब्रांचेस हैं, ठीक हो गया। जो प्रोग्राम इस टाइम चल रहा है वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है, ठीक हो गया। और एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी में लोग फॉल करते हैं। अब ये प्रोग्राम है स्किल वर्कर्स के लिए, ठीक हो गया। फॉरेन स्किल वर्कर्स जो मतलब इंटरनेशनल स्किल वर्कर्स हैं, लाइक कोई पढ़े लिखे इंसान है जिन्होंने इसके लिए जो मोर सूटेबल प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो कौन सी प्रोफाइल मोर सूटेबल होगी? जिन्होंने मास्टर्स किया वो या 4 ईयर बैचलर्स किया वो, ठीक है। और मैरिड हो डजेंट मैटर, ठीक है, वो अपनी फैमिली को साथ मूव करवा सकते हैं, इवन किड्स को भी साथ मूव करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। एक्चुअली फेडरल स्किल वर्कर एक पॉइंट बेस्ड क्राइटेरिया है जिसमें आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस और आपके आइल्स के ऊपर, जो जनरल आइल्स आपने करना होता है उसके ऊपर आपका स्कोर बनता है। और जितना अच्छा आपका स्कोर बनता है उतने ब्राइट चांसेस होते हैं आपके पूल में पिकअप होने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज इफ यू आर अ मैरिड कपल, आपका हस्बैंड भी पढ़ा लिखा है और आपकी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, तो वो दोनों के पॉइंट्स काउंट होते हैं, ठीक है। दोनों के पॉइंट्स कैसे काउंट होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वाइफ प्राइमरी एप्लीकेंट है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और हस्बैंड भी है वो भी प्राइमरी एप्लीकेंट है। फिर हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से एज किसकी कम है, ठीक है। जो एज में कम होगा, लाइक 29-30 वाला होगा, तो हम उसको प्राइमरी एप्लीकेंट बनाएंगे क्योंकि एज के पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे यार इन दोनों में से किसकी अच्छी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। लाइक अगर वाइफ आइल्स कर सकती हैं 6-7 का या हस्बैंड कर सकते हैं 7-8 का, तो हम उस बंदे को पिक एंड चूज करेंगे जो अच्छा आइल्स कर सकता है। बिकॉज सजा साहब, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि स्टडी कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, इन द टाइम बीइंग। लेट्स सपोज अगर उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है तो वो दोबारा मास्टर्स तो कर नहीं सकते। अगर करें तो उनके लिए 2 साल का वेट करना पड़ेगा दोबारा मास्टर्स के लिए। तो जो सबसे मेन चीज है वो है आपका आइल्स, जो इसके अंदर फ्लक्चुएट करता है पॉइंट्स को। क्लियर हो गया। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, फिर इसमें प्लस पॉइंट ये होता है, लेट्स सपोज वाइफ का या हस्बैंड का कोई रिलेटिव वहां पे है तो उसके अलग से पॉइंट्स हैं, ठीक है, 5 to 10 पॉइंट्स उसके मिलते हैं। या इन दोनों में से किसी की स्टडी कैनेडियन है तो उसके 5 to 10 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। या फिर थर्ड इसके अंदर ये आता है कि अगर इसका हस्बैंड भी आइल्स कर लेता है, ठीक है, लाइक हमने वाइफ को प्राइमरी एप्लीकेंट बनाया, उन्होंने तो आइल्स करना ही करना है, हस्बैंड ने भी आइल्स कर लिया, तो 5 पॉइंट्स प्रोफाइल में और भी ऐड हो जाएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। प्रोसेस की थोड़ी सी बात करें, ये था बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको पॉइंट्स पे बता दूं, तो सबसे पहले है एज। एज के पॉइंट्स है 18 से 35 के दरमियान अगर आपकी एज है तो एलिजिबिलिटी में आपको 12 पॉइंट्स पूरे मिलेंगे। 12 पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप 35 से 1 ईयर ऊपर हैं तो एक पॉइंट डिडक्ट होता जाएगा और 47 तक जाके ये 0 हो जाता है। व्यूअर्स ये नोट कर लें कि ये 35 तक आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे जी। जैसे आप 36 पे होंगे तो पॉइंट्स एक कम हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एजुकेशन। अब एजुकेशन में 2 ईयर बैचलर्स, 4 ईयर बैचलर्स, मास्टर्स, एमएस अगर और पीएचडी
अगर आपका 2 ईयर बैचलर्स है तो आपको 14 पॉइंट्स मिलेंगे। 14 सॉरी 19 अगर आपने 14 साल डिग्री की हुई है लाइक 2 ईयर BCom BA तो आपको 19 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास बैचलर्स है 4 इयर्स का बैचलर्स BS ऑनर्स BSc ऑनर्स तो इसमें आपको 21 पॉइंट्स मिलते हैं। 21 जिसमें आपकी 16 साल स्टडी कंप्लीट हो। अगर आपका MS है 18 साल की स्टडी है, ठीक है, या MPhil है तो आपको 23 पॉइंट्स मिलते हैं। जबरदस्त। और अगर आपकी PhD है तो आपको पूरे के पूरे 25 पॉइंट्स मिलते हैं। 25 पॉइंट्स, ठीक है, एज और एजुकेशन क्लियर होगी। अब हम एक्सपीरियंस पे आते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का तो आपको मिलेंगे 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स। अगर आपका एक्सपीरियंस है 2 to 3 इयर्स का तो आपको मिलेंगे 11 पॉइंट्स। 11 पॉइंट्स। 2 to 3 इयर्स मींस 3 इयर्स कंप्लीटेड नॉट स्टार्टेड। ठीक है। और अगर आपका एक्सपीरियंस है 4 to 5 इयर्स का तो आपको मिलेंगे 13 पॉइंट्स उस रेलेवेंट फील्ड में जिसमें आपने एजुकेशन की। रेलेवेंट एग्जैक्टली। नो डजंट मैटर लाइक अगर आपने MCom किया हुआ है या MBA किया हुआ है और आप जॉब बैंक में कर रहे हैं या किसी सेक्टर में कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अंडरस्टैंड। ठीक है। और अगर आपका 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है सो ऑन 8 इयर्स है 10 इयर्स है तो आपको 15 पॉइंट्स पूरे मिलेंगे। ठीक है। एज एजुकेशन एक्सपीरियंस क्लियर हो गया। अच्छा, उसमें एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है कि जो एक्सपीरियंस है वो कैसे शो करेंगे? वो क्या मतलब कि जो जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देगा? सबसे पहले आपने यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे इंटर्नशिप्स 6 माह 8 माह वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। ठीक है। लाइक एक बंदा कहता है कि जी मैंने 2 साल का मेरा फुल टाइम एक्सपीरियंस है, उससे पहले मैंने 6 माह की इंटर्नशिप की हुई है, तो दैट नॉट बी काउंटेड। वो जो 6 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड है वो काउंट है। इसमें फुल टाइम एक्सपीरियंस 40 आवर्स पर वीक 8 आवर्स इन अ डे। 8 आवर्स। ठीक है, वो वाला एक्सपीरियंस इसके अंदर काउंट होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाता है मेन सिनेरियो आइल्स का। आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें जर्नल आइल्स करना होता है, एकेडमिक नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, जर्नल आइट या PTE कोर। PTE कोर अभी उन्होंने मुतारिफ करवाया, लेकिन हाँ अभी चला है, लेकिन जो एक ट्रेडिशन चलती आ रही है ना वो जर्नल आइल्स की चलती आ रही है। अब आइल्स में आपको पता है 4 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है। आपने अगर लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग अगर आपने आइल्स में चारों मॉड्यूल में 6 6 6 6 ले लिया, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट। ठीक है। अगर आपने लिसनिंग में 7.5 तो बाकी तीनों में 6.5 6.5 6.5 गेन किया, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। और अगर हाईएस्ट बैंड है इसका 8777, जो आप ये समझ लें कि एक बहुत अच्छा बैंड कंसीडर किया जाता है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। इसके ऊपर भी कोई लेना, मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 8.5 तक गेन किया हुआ। आई कैन शो यू राइट नाउ, आप स्क्रीन पे चला सकते हैं। वो अभी आपने बताया जी, वो मैं आपको दे सकता हूँ, आप स्क्रीन पे चला सकते हैं। ठीक है। 8.5 8.5 9 7.5 इस तरह उनका आइल्स है, वो पहुंच चुके हैं वहां पे। ठीक है। तो अगर आप 8 लिसनिंग में, रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग में 7 गेन करते हैं तो आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेंगे विच आर 24। दैट्स वंडरफुल। हाँ, अब ये आ गए थे प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए। ठीक है। एज एजुकेशन एक्सपीरियंस और जनरल आइल्स। अच्छा, इसमें रिजवान भी एक और चीज है कि जो इसके लैंग्वेज के नंबर हैं ये टोटल 28 है। 28 है, 4 पॉइंट्स मिलते हैं आपको अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का फ्रेंच लैंग्वेज है। ये व्यूअर्स एक एडिशनली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग फ्रेंच जानते हैं तो उनको 4 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन बाकी टोटल आपका बेस होगा आपके 24 पॉइंट्स पे आइट्स के, कि उसमें आप कितने ले सकते हैं। देखें, इधर मैं क्लैरिफाई कर दूं एक चीज, आप फर्स्ट लैंग्वेज आपकी उर्दू ही है, ठीक है, या जो भी आपकी मादरी जुबान है, नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है। सेकंड लैंग्वेज में अगर आपका फ्रेंच अच्छी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, तो आप फ्रेंच के 24 पॉइंट्स ले सकते हैं। फ्रेंच के ले सकते हैं, उसको आप एज अ सेकंड, उसका भी टेस्ट होता है। ठीक है, बट दैट इज सो रेयर चांसेस। बिल्कुल। आप ये समझ लें 1000 में से कोई एक प्रोफाइल होगी जिसको फ्रेंच आता है। ठीक, अंडरस्टैंड। ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी एप्लीकेंट, हस्बैंड जिसको हम बोलते हैं, या वाइफ अगर जो भी है। ठीक है। अगर तो उसने मास्टर्स किया हुआ है तो हम उसकी भी इक्विवेलेंसी करवाएंगे, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो आइल्स देता है, जस्ट 5.5 बैंड्स का आइल्स दे देता है, ठीक है, 4.5 to 5.5 जिसको हम B1 लेवल का आइल्स बोलते हैं, ठीक है, अगर वो भी दे देता है तो वाइफ की प्रोफाइल में 5 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे बेसिक प्रोफाइल के अंदर। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सारा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? इसमें जो आपके वहां पे रिलेटिव्स हैं उसमें ये बताएं कि क्या ब्लड रिलेटिव्स होने जरूरी हैं या
आगे फर्दर कोई कजन वगैरह या just blood relatives like they are not allowed to get like आपके कहें जी मेरे अंकल के अंकल हैं या फलाना, नहीं वो ऐसा सीन नहीं चलता। ऐसा नहीं, ब्लड रिलेटिव्स के 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर्स हैं। अब ब्लड रिलेटिव क्या है? आपका इमीडिएट बंदा, इमीडिएट आपका लाइक फर्स्ट कजन, ये जो चीज आ जाती है, या आपके अंकल हैं या आपके जो मदर है उनकी बहन है या आपके हस्बैंड की बहन है वहां पे, वो इमीडिएट रिलेटिव्स आते हैं, या आपके सगे बहन भाई, सगे बहन भाई, उनके पॉइंट्स आपको मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें रिजवान भी एक और चीज मैं देख रहा था कि जो वहां से अगर कोई जॉब ऑफर लेटर हो तो उसकी किस हद तक वैल्यू है? देखिए, देयर आर वेरी रेयर चांसेस टू गेट द जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा। उसमें एक सिनेरियो होता है, अगर आपका कोई सोर्स है या आप जॉब बैंक, एक अलग चीज है। जॉब बैंक आप तब बना सकते हैं जब आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनी हुई हो, आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस जॉब बैंक के अंदर आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर इंटर होता है और आपका नॉक कोड, NOC नेशनल ऑक्यूपेशन कोड, ये 5 डिजिट्स का कोड होता है, ये उसमें ये आपने एंटर करना होता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको एम्प्लॉयर्स पिक करते हैं, देन आपको जॉब। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर रेयर चांसेस टू गेट जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा। इफ वी गॉट दैट तो उसके 200 पॉइंट्स स्ट्रेटली आपके CRS स्कोर में काउंट हो जाए। अच्छा, टोटल CRS कितने हैं? टोटल CRS होता है फेडरल स्किल वर्कर की कैटेगरी का 600 और PNP का 600। अब PNP क्या है जी? देखें, एक स्कोर है आपकी अपनी प्रोफाइल का, ठीक है, वो बन गया 357, 400 बन गया, ठीक है। एक स्कोर है, अगर प्रोविंस आपको पिक करता है तो वो स्ट्रेटली 600 प्रोफाइल में ऐड कर देगा। 600, ठीक, टोटल पॉइंट्स है 1200 टोटल 12। हाँ जी, जिसमें से 600 PNP के पास है, प्रोविंसेस के पास, 600 फेडरल के पास है। बिल्कुल ठीक। अब लेट्स सपोज हम फेडरल की एक और चीज में मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अपनी फेडरल स्किल वर्कर की प्रोफाइल बना ली, लाइक अंडर कैटेगरी एक्सप्रेस एंट्री, तो वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड होती है हर प्रोविंस की प्रोफाइल के साथ, PNP के साथ। जस्ट सस्कैचुअन के लिए आपने अलग प्रोफाइल बनानी होती है। बिल्कुल ठीक है। बाकी 9 प्रोविंसेस जो है ना, वो जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो वो आपसे स्टेट ऑफ प्रेफरेंस भी पूछते हैं कि आपने कहाँ रहना है। हम बोलते हैं ओंटारियो, तो वहां पे नीचे एक उन्होंने चीज लिखी होती है कि आपका ये डाटा हम ओंटारियो इमिग्रेशन प्रोग्राम में शेयर कर सकते हैं, आप इजाजत देते हैं? हम कहते हैं यस, तो आपकी प्रोफाइल ओंटारियो में भी शेयर हो जाती है। अब लेट्स सपोज ओंटारियो आपको पिक करता है, ठीक है, उसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमन स्किल स्ट्रीम है, डॉक्टर्स की स्ट्रीम, वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज वो आपको पिक करता है तो वो स्ट्रेटली आपको 600 पॉइंट्स ऐड करवा देगा आपकी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह का सिनेरियो चलता है। बिल्कुल ठीक। अगर लेट्स सपोज आपने 390 प्रोफाइल आपका अपना स्कोर है, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हस्बैंड का सब कुछ मिला के 600 आपको प्रोविंस ने दे दिया, 990 हो गया आउट ऑफ। तो देयर आर 100%, आई कैन से 100% चांसेस, क्योंकि जो PNP का ड्रॉ होता है वो होता है 750, 820, 815, इस तरह का उनका ड्रॉ होता है। तो यू कैन इजीली लाइक देयर आर चांस टू पिक अप फ्रॉम योर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बस लास्ट में मैं ये 2 क्वेश्चन ही आपसे करूंगा। जी जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। इट्स लाइक अ स्टेप वाइज प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। लाइक इसमें शॉर्ट सिर्फ थोड़ा सा ये बताएं कि मिनिमम जो अप्लाई करने का तरीकाकार है उसमें कितने पॉइंट्स होने चाहिए? लाइक आउट ऑफ 600 कितने बंदे के हों तो वो समझे कि उसको अप्लाई करना चाहिए? देखिए सर, कोई भी ऐसा केस आपके पास, बहुत रेयर केस आएंगे जिन्होंने स्टार्ट में जनरलाइज किया होगा, बहुत रेयर केस होंगे। ठीक है, ठीक है। हमें स्टार्ट में जनरलाइज नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इस वजह से बोला कि जब हम प्रोसेस पे आएंगे तो वो एक डिटेल वीडियो है। ठीक है, कि स्टार्ट में जब सबसे पहले लेट्स सपोज एक मास्टर्स का बच्चा हमारे पास आता है, ही सेड कि यार मैं इजीली 7 बैंड्स तक ले लूंगा, सो वी कैन पिक अप हिज और हर प्रोफाइल। ठीक है, लेकिन प्रोफाइल पहले बनाने के लिए HEC है इन्वॉल्व होता है, वहां से ICAS या CES से या वेस्ट से हमने इक्विवेलेंसी लेनी होती है, तो इस टाइम में हमें 3, 3.5, 4 माह लग जाते हैं। 3-4 माह। ठीक है, उस टाइम तक उस बच्चे के पास टाइम होता है जब तक हमें कैनेडियन बॉडी से 7 बॉडीज है वहां पे। ठीक है, ये एक डिटेल प्रोसेस है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वहां से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर हमें IELTS चाहिए होता है। ठीक है, उससे पहले हम एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना ही नहीं सकते। चलिए व्यूअर्स, सर रिजवान बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम दिया। इसमें आज हमने आपको बेसिकली जो फेडरल स्किल प्रोग्राम है, PNP है, इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की डिटेल वीडियो बनाई है। सेकंड वीडियो जल्द ही इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा कि जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जब आप एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल प्रोग्राम PNP के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली कौन से रिक्वायर्ड होंगे, प्रोसेस टाइम कितना होगा
और इसमें स्टेप्स कितने इन्वॉल्व होंगे। मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे नंबर्स 0333117533 या हमारा राइजिंग स्टार जो है ना इमिग्रेशन कंसल्टेंट के ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपने दोस्त सजाद चौधरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड लीगल एडवाइज़र को इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।